हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्रीलॉजी चैनल। आज हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही वारेन हेस्टिंग ने ये युद्ध जीतने के बाद से ही ब्रिटिश कंपनी ने जो है भारत में अपनी प्रशासनिक गतिविधियां स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो अपने क्षेत्र का आसानी से विस्तार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट होता है किसी चीज़ को खुद ही रेगुलेट करना, खुद ही लागू, खुद ही उसमें खुद ही उसको चालू हुआ, मतलब कि खुद ही उसको खुद रेगुलेट करना, खुद ही चलाना। 1774 से लेकर 1756 तक। तो चलिए करते हैं। पहले जो थे भारत के गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। इन्होंने 1774 से लेकर 85 तक रहे थे ये, और 1772 ईस्वी में इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन किया था और कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गए थे। फिर उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, और इनके अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। अवध के नवाब से शुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब, उनसे 1774 की इन्होंने बनारस की संधि की थी। फिर उन्होंने फैज़ाबाद में 1775 की संधि की थी, जिसके तहत क्या था कि बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की इन्होंने गारंटी ली थी, और इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्वीकार हो गई थी। विलियम जोन ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये एक संग्रहालय था। इसमें कम से कम 1,75,000 पुस्तकें हुई हैं, और इसमें पुराने चित्र और सिक्के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं। फिर 1775 में नंद कुमार पर अभियोग चला दिया गया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि वारेन हेस्टिंग जो है उन्होंने मीर जाफ़र की विधवा थी मुन्नी बेगम, उससे 3.5 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था नंद कुमार ने। और अंत में इम्पे की मदद से इन्होंने क्या किया कि नंद कुमार को ही फांसी पर लटका दिया, और इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई है। यह भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिस पर 1788 से लेकर 95 तक महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, परंतु संसद ने उन्हें सभी दोषियों से मुक्त कर दिया था। मतलब दोषी होते हुए भी उन्हें मुक्त कर दिया, ऐसी सरकार थी तब। दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर 93 तक थे। इन्होंने भारत में सिविल सेवा और भारत में पुलिस सेवा दोनों को शुरू किया था, इसलिए इन्हें पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सेवा की इन्होंने परीक्षा में अधिकतम आयु 23 वर्ष की थी, और इन्होंने 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था। आप इनकी पिक्चर देख ही सकते हैं कि ये ऐसे हैं। इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था, और कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। तीसरे थे हमारे सर जॉन शोर, 1793 से लेकर 98 थे भारत के गवर्नर जनरल। इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इसी ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। फिर हमारे चौथे आते हैं लॉर्ड वेल्सली, 1798 से लेकर 1805। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता साबित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? हैदराबाद, जिसने 1798 में स्वीकार की थी, और मैसूर तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोंसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, मच्छेड़ी, ये सब 1804 में। इसमें क्या था, अंग्रेजी सत्ता अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहती थी, और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए इन्होंने सहायक संधि चालू कर दी थी, जिसमें कि अपने फ्रांस ये जो राज्य थे इनको अपनी सहायता दी रही थी कि हाँ ये फ्रांस से इनकी सुरक्षा करेगी। पाँचवें थे सर जॉर्ज बर्नली, 1805 में।
इन्होंने भी हस्तक्षेप नीति का पालन किया और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और छठे थे हमारे लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेकर 13 तक। 1809 में उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी इन्हीं के शासनकाल में। सातवें थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेकर 23 तक। इन्होंने क्या किया था, हस्तक्षेप की नीति को हटा दिया था और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया था। इसी के समय में आंगल और नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 16 तक, जिसकी समाप्ति संगोली की संधि से हुई थी और इसने पिंडारियों का दमन भी किया था। इन्होंने मराठा संघ का अंत कर बाजीराव को गद्दी से उतारकर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया था बाजीराव जी को। आठवें थे हमारे लॉर्ड एडम्स, 1823। आप पिक्चर देख ही सकते हैं। यह दूसरे स्थापन गवर्नर थे और इनके समय में प्रेस प्रतिबंधित हो गया था। और नौवें थे हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से लेकर 1828 तक। मुगल शासक अकबर द्वितीय के बराबरी के स्तर से मिलने वाला यह पहला गवर्नर था। इन्हीं के समय में आंगल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। और 1824 में इन्होंने बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था और समुद्री यात्रा जो थी उस समय धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। नौवें थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल था 1828 से लेकर 35 तक। भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व 1830 में इसे मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह एक कट्टर उदारवादी प्रशासक था और इसका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सहभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी। यह पिक्चर देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया था और ऐसा उनमें जातीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य किया गया था। 1829 में इन्होंने 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था और प्रारंभ में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया था। ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए भी कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया और 1830 में इस प्रथा का भी अंत कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत अब जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी को भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कितने अच्छे काम किए थे इन्होंने। 7 मार्च 1835 में एक प्रस्ताव के बाद अंग्रेजी को उच्च शिक्षा माध्यम मान लिया गया और 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी थी। 10वें थे हमारे चार्ल्स मेटकाफ, 1835 से लेकर 36 तक। इन्हें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया था और इसी कारण इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यह पिक्चर में देख सकते हैं। और 11वें थे हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर 42 तक। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और 1838 और 42 में, जिसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी। अफगानिस्तान का भगोड़ा जो था शासक शाह शुजा और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इन्हीं के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड यानी कि ट्रंक रोड रख दिया गया था। 12वें थे हमारे लॉर्ड एलनब्रो, 1842 से लेकर 44 तक। इन्होंने जो 1843 के अधिनियम द्वारा 5 द्वारा दास प्रथा को अंत किया था और 1843 में सिंध का विलय किया था। 13वें थे हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग, 1844 से लेकर 48 तक। इन्हीं के समय में जो प्रथम अंगस्थिक युद्ध हुआ और इन्हीं के द्वारा युद्ध का समापन लाहौर की संधि के साथ हुआ। इन्होंने ही खोड़ जनजातियों में प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया था। 13वें थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 56 तक। ये आखिरी यानी कि लास्ट भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी भारत में राज्य में हड़पने की नीति और भारत में रेल लाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी राज्य हड़प नीति के तहत इनमें निम्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा को 1848 में, जैतपुर को, संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये सारे जो पेपरों में पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य जो है हड़पने की नीति के तहत शामिल कर दिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य में, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है।
इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की संज्ञा नहीं दी थी और 1850 के सिक्किम के कुल दूरवर्ती इलाकों को भारत में मिला लिया और 1852 में पंजाब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल के कार्य के बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी इन्होंने की थी। इन्हीं के समय में शिमला को भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी और इन्हीं के समय पहली बार रेलवे लाइन यानी कि 1853 में बम्बई से ठाणे तक की बिछाई गई थी रेलवे लाइन इन्हीं के समय में सबसे पहले। पहली विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच इन्होंने ही शुरू की थी और 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन पे टिक करें ताकि आपको हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।